गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि जो भी क्लासेस आपकी होंगी 8 to 10 शाम को, तो जो भी लॉ से रिलेटेड जो लीगल इशू नेशनल इंटरनेशनल होगा, थोड़ा सा पहले ब्रीफ में उसको डिस्कस करेंगे। तो आज या बल्कि कल से आप कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी, वो एक सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिफेमेशन में दोषी पाया है और 2 साल की सजा दी है। प्लस उसके एवज में जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है फ्रॉम एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड, तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। तो उसमें बाकायदा केवल हम लोग लीगल इशू करेंगे। वी विल नॉट गो इनटू द मेरिट ऑफ द केस कि जो निर्णय सूरत का हुआ है, दैट लॉ विल डिसाइड, जो हायर कोर्ट का वो डिसाइड। बट डिफेमेशन के क्या फैक्ट्स थे, उस पर क्या एलिमेंट्स थे, क्या डिसीजन हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन के क्या लॉज हैं, क्या केस लॉज हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लें कि डिफेमेशन is basically of two types, or we can say that defamation is a civil wrong also as well as a criminal wrong also. सिविल डिफेमेशन भी होता है और क्रिमिनल डिफेमेशन भी होता है। सिविल डिफेमेशन is basically governed by law of torts, and criminal defamation is basically governed by Indian Penal Code IPC, जिसमें कि सेक्शन 499 और 500 है आईपीसी का। 499 ऑफेंस है, उसका पनिशमेंट 500 में है। इसी में ही सूरत कोर्ट ने दोषी पाया है और 2 साल की सजा दी है। तो 499 में ऑफेंस है, 500 में उसकी सजा है। और जैसा कि लॉ हमारे यहाँ है कि व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस जिसमें कि मिनिमम अगर 2 साल की सजा है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा अगर होती है किसी व्यक्ति को जो कि एमपी एमएलए है, तो ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द दैट वेरी डे। जैसे ऑर्डर पास होता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो डिस्कस करें हम लोग डिटेल में इसको, क्या लॉ पॉइंट इसमें है, सिविल रॉन्ग का भी और आपका क्रिमिनल रॉन्ग का भी। तो सबसे पहले तो हम लोग सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल को डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं, डिस्क्वालिफिकेशन का लॉ क्या है। तो डिस्क्वालिफिकेशन इज बेसिकली गिवन इन आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 102 में ही दिया हुआ है। 102 क्लॉज 1 में 5 कैटेगरीज हैं। फिर 102 क्लॉज 2 में एक कैटेगरी जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ का है। और 102 क्लॉज 1 का जो क्लॉज ई है, 1 का ई, उसमें यह है कि अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर कोई ऐसा लॉ पार्लियामेंट ने बनाया हुआ जिसमें कि डिस्क्वालिफिकेशन है, तो उसके आधार पर भी आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो उसी आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। और उसी में सेक्शन 8 क्लॉज 3 में है कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा है तो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द वेरी डे फॉर 6 years आफ्टर द रिलीज। रिलीज के बाद से लेकर 6 साल तक वह व्यक्ति डिस्क्वालीफाई रहेगा, मतलब ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस आल्सो। तो थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो जो आपका डिफेमेशन का जो सिविल रॉन्ग है, दैट इज टॉर्ट्स में। टॉर्ट्स का जो डिफेमेशन आपका है, बेसिकली इट हैज 3 इंग्रेडिएंट्स। सिविल रॉन्ग टॉर्ट्स में डिफेमेशन का टॉर्ट होने के लिए आपको बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। पहला है द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। डिफेमेटरी स्टेटमेंट आपका, मतलब
अगर जो व्यक्ति कोई कथन कह रहा है तो वह डिफेमेशन करने योग्य होना चाहिए। कोई भी कथन डिफेमेटरी नहीं माना जाएगा। तो पहला इंग्रेडिएंट है कि जो कथन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है विच इज डिफेमेटरी इन नेचर, तो डिफेमेटरी इन नेचर स्टेटमेंट का मतलब यह है कि किसी कथन को जो समाज के सही सोच के लोग हैं उनके अनुसार उस व्यक्ति की जो रेपुटेशन है उनके अनुसार वह रेपुटेशन कम हो जाएगी। मतलब जैसे कि अगर कोई कथन कहता है ए ने कथन कहा कि राम चोर है या राजू चोर है, तो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि अगर राजू के बारे में ये कथन अगर कुछ और कोई व्यक्ति सुनेगा तो उसके दिमाग में आ गया कि मतलब उसकी रेपुटेशन कम हो जाएगी। कोई भी कथन रामू एक अच्छा लड़का है, राजू एक अच्छा लड़का है, तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं हुआ। तो पहला, द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। दूसरा, इट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। सिविल में प्लेंटिफ और डिपेंडेंट बोला जाता है, वादी प्रतिवादी। तो जो कथन कहा जा रहा है, अगर ए कथन कह रहा है, ए का कथन अगर बी को डिफेम कर रहा है, तो पहले तो ए का कथन बी के संदर्भ में डिफेमेटरी होना चाहिए, अर्थात उसका कथन जो है उस ए के कथन के कारण बी की रेपुटेशन समाज के लोगों में राइट थिंकिंग, उसका पैरामीटर है राइट थिंकिंग, राइट थिंकिंग लोगों की नजर में उस व्यक्ति की रेपुटेशन कम हो रही है, पहला चीज। दूसरा, दैट स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ। वह कथन प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ है, जो आप पर आरोप लगा रहा है, उसके संदर्भ में होना चाहिए। जैसा कि इस प्रकरण में हुआ है, राहुल गांधी ने जो लोकसभा इलेक्शंस थे 2019 में इलेक्शंस होने वाले थे, तो कोलार जगह है कर्नाटक में, तो अप्रैल 2019 में उन्होंने एक इलेक्शन रैली में कहा था व्हाई ऑल थीव्स हैव द सरनेम मोदी। दैट मीन्स, तो उसी आधार पर एक व्यक्ति परनेश मोदी जो एमएलए हैं गुजरात के, उन्होंने ये, हालांकि उन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन में मुकदमा दाखिल किया था, अर्थात वह स्टेटमेंट रेफर होना चाहिए, उससे संदर्भित होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने जो कथन कहा, तो मोदी, जो परनेश मोदी, ने कहा कि वह मेरे संदर्भ में भी था, हालांकि उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस के लिए किया। तो रेफरेंस का मतलब यह है कि जो कथन कहा जा रहा है उसी व्यक्ति के लिए है। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है और मेरी घड़ी मेरे पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति ने चुराई है, तो मेरे पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति ने मेरी घड़ी चुराई है, यह स्टेटमेंट डिफेमेटरी हो गया उस व्यक्ति के संदर्भ में जो मेरे पड़ोस में रहता है। और मेरे पड़ोस में अगर एक ही नाम है तो ये हो जाएगा कि मेरा कथन उस व्यक्ति के संदर्भ में ही है। तो पहला है, द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट का मतलब यह है कि व्हाट पीपल, द राइट थिंकिंग पीपल सोसाइटी थिंक अबाउट दैट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, और वह उस व्यक्ति के संदर्भ में होना चाहिए। और तीसरा है पब्लिकेशन। दैट स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। पब्लिश का मतलब ये होता है, यानी कि अखबार में या टीवी में या मेल कर दिया आपने। जो व्यक्ति कह रहा है और जिसके लिए कहा जा रहा है, उन दोनों के अलावा वह कथन कोई तीसरा व्यक्ति भी सुन ले या पढ़ ले, दैट इज कॉल्ड पब्लिकेशन। तो ये आपके तीन एलिमेंट्स हैं डिफेमेशन के, जो टॉर्ट्स में है। इट शुड बी डिफेमेटरी, इट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, एंड दैट स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं तो जो वह कथन है वह डिफेमेशन करेगा, वह व्यक्ति
टॉर्ट्स में, सिविल रॉन्ग में डिफेमेशन का दावा जो व्यक्ति कह रहा है उसके खिलाफ ला सकता है, और सिविल रॉन्ग में हर्जाना मांगा जाता है, उसमें सजा नहीं होती है। तो सिविल डिफेमेशन में, और आपके पर्पज से, क्योंकि आपके सिलेबस में है डिफेमेशन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो समझिए कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में आने के लिए। टॉर्ट्स में भी आ सकता है, आईपीसी में भी आ सकता है, जनरल स्टडीज में आ सकता है, हर जगह आ सकता है। अब सिविल रॉन्ग में आपका जो टॉर्ट्स है, डिफेमेशन जो है, इस पे डिफेंस भी है। हर कथन जो मैं कह रहा हूं डिफेमेटरी है, वह डिफेमेशन की कैटेगरी में, टॉर्ट्स में नहीं आएगा, उसे कुछ डिफेंस है। तो डिफेंस में आपका होता है, पहला क्या है, ट्रुथ। अगर मेरा कथन सही है, सत्य है, भले दूसरे व्यक्ति को डिफेम कर रहा है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, जैसे मैंने कहा कि कोई कुछ कह रहा है, जैसे राजू ने कहा है कि अशोक ने मेरी घड़ी चुराई है, और यह पाया जाता है कि रमेश ने घड़ी चुराई भी थी, रमेश ने घड़ी चुराई भी थी, अगर ऐसा कहा जाता है तो वह ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर कोई कथन कहा जा रहा है कि विच इज ट्रू, ट्रुथ, तब वह डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा कहा जाता है फेयर कमेंट। फेयर कमेंट, अगर किसी तथ्य पर कोई व्यक्ति अपना ओपिनियन देता है तो वह फेयर कमेंट माना जाता है। तो अगर कोई फेयर कमेंट कर रहा है किसी बात पर, तो वह भी डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। जैसे, लेकिन फेयर कमेंट की भी कुछ शर्तें हैं। फेयर कमेंट जब आप कहते हैं, तो पहली चीज, दैट शुड बी असर्शन ऑफ फैक्ट। जैसे आपने कहा कि इस व्यक्ति ने यहां से ये गड़बड़ियां की हैं, सरकार के कर्मचारियों ने इस कार्यालय में ये गड़बड़ियां की हैं, जिससे कि समाज और देश को बहुत नुकसान हुआ है। तो जो कार्यालय है, तो ये, और ये अगर पाया जाता है कि हाँ उस कार्यालय में गड़बड़ियां हुई हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। और आपने जो ये कमेंट किया है, इसमें कोई द्वेष नहीं है, मैलिस नहीं है। इसके लिए दो शर्तें फेयर कमेंट में, इट शुड बी असर्शन ऑफ फैक्ट एंड विदाउट मैलिस। आपका उद्देश्य कथन कहने का यह है कि एक तो लोगों को आगाह कर देना, जैसे आरबीआई कई बार इशू करता है कि इस बैंक में आप लोग पैसा जमा मत करिए, इसमें आप ऐसा मत करिए, तो ये उसने आपको आगाह करा उस बैंक के संदर्भ। बैंक नहीं कह सकता है कि मुझे मतलब डिफेम कर रहा है आरबीआई, कारण वह एक पब्लिक गुड के लिए काम, विदाउट मैलिस काम कर रहा है, उस बैंक की कार्रवाई को देखते हुए ऐसा उसने किया। तीसरा होता है आपका प्रिविलेज। अगर कहीं पर प्रिविलेज मिला हुआ है, प्रिविलेज कथन होते हैं, अब एविडेंस में पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट प्रिविलेज, आत्यांतिक प्रिविलेज, विशेषाधिकार, और क्वालिफाइड। जैसे लोकसभा और विधानसभा में आप कोई कुछ भी कहता है किसी के लिए, अपोजिशन के लोग कहते हैं कि सरकार चोर है, सरकार कहते हैं अपोजिशन के लोग चोर हैं, लेकिन कोई भी डिफेमेशन नहीं होता है, कारण कि लोकसभा के अंदर कोई भी कहीं भी बात वो प्रिविलेज्ड है। तो ये सब डिफेंस है। केवल मैंने आपको हल्का सा बताया, ये जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे तो ये डिटेल में पढ़ेंगे आपका। तो एक डिफेमेशन आपका सिविल रॉन्ग है, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स कैटेगरी में आता है। कोई भी कथन डिफेमेटरी होगा, वह सिविल रॉन्ग भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। सिविल के लिए तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। दूसरा, इट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। तीसरा, इट मस्ट बी पब्लिश्ड, और इसके खिलाफ आप डैमेजेस ले सकते हैं। इसके डिफेंस है जो मैंने बताया। ये बताया चाहूंगी, अगर डिफेमेशन पे प्रश्न आता है तो इतना ही स्पेसिफिकली आपको लिखना होता है, कोई कहानी नहीं, स्ट्रेट लिखिए। डिफेमेशन इज ऑफ टू टाइप्स, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल में ये, इसके ये इंग्रेडिएंट्स,
और हर एक के साथ कोई ना कोई एक इलस्ट्रेशन अपना देते जाइए। केस लॉ नहीं देते हैं, हार्डली मैटर्स, इलस्ट्रेशन आप देते जाइए। अब डिफेमेशन के संदर्भ में एक अक्सर स्टेटमेंट आता है आपका, कई लोगों ने आपने सुना होगा, इनेंडो। डिफेमेशन में एक वर्ड आता है इनेंडो, खूब एग्जाम्स में आता है, प्रीलिम्स में मतलब मेंस वगैरह में खूब आता है। इनेंडो का मतलब होता है कि ऐसा कथन जो प्राइमा फेसी या प्रथम दृष्टया वह डिफेमेटरी नहीं लग रहा है, लेकिन उसका जो लेटेंट जो मतलब है, मतलब कहते हैं जो पीछे छुपा हुआ, जो छुपा हुआ उसका अर्थ है, वह डिफेमेटरी है। जैसे ए ने कहा कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है, और मेरी घड़ी कोई भी चुरा सकता है लेकिन बी नहीं चुरा सकता। लेकिन इस कथन में ए ये कहना चाह रहा है कि मेरी घड़ी बी ने ही चुराई है, तो डायरेक्टली तो कह रहा है कि इसने नहीं चुराया है, लेकिन बार बार स्ट्रेस दे रहा है सब कुछ हो सकता है, ये नहीं कर सकता है। लेकिन आपका उस पर आशय ये है कि उस व्यक्ति ने बी ने चुराया, तो ये कहता है इनेंडो कहा जाता है। इतने टर्म्स आपके डिफेमेशन एज अ सिविल रॉन्ग के कंटेक्स्ट में आता है। अब जो इशू है इस समय का, जो कि हम लोग डिफेमेशन आज पढ़ रहे हैं, जिसमें कि राहुल गांधी को सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिफेमेशन के ऑफेंस में दोषी पाया है और सजा सुनाई है। तो फैक्ट्स उसका ये है कि कोलार लोकसभा इलेक्शंस के इलेक्शन रैली में 2019 में राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया था कि वाई ऑल थीव्स आर विद सरनेम मोदी। तो एक परनेश मोदी जो आपके गुजरात के हैं, उन्होंने कहा कि पूरे मोदी कम्युनिटी के लिए उन्होंने ऐसा कहा, और मोदी कम्युनिटी को उन्होंने डिफेम किया, और मैं भी चूंकि मोदी हूं इसलिए मेरा डिफेमेशन हुआ है, और उन्होंने कंप्लेंट आपकी दाखिल की सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सेक्शन 499 आईपीसी में डिफेमेशन के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मुकदमा इसमें दर्ज हुआ और ट्रायल हुआ और दोषी उनको पाया गया है। सेक्शन 500 आईपीसी में इसकी सजा है डिफेमेशन की, जिसमें यह हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 499 का दोषी पाया जाता है तो ही शुड कैन बी गिवन अ पनिशमेंट ऑफ मैक्सिमम 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उसको अधिकतम, उसको सजा हो सकती है जो कि अधिकतम 2 वर्ष की होगी, तो उनको मैक्सिमम सजा सेक्शन 500 के तहत 2 वर्ष की दी गई है। अब सेक्शन 199 सीआरपीसी में भी डिफेमेशन है। सेक्शन 199 सीआरपीसी में डिफेमेशन ये है, कॉग्निजेंस को लेकर है। आपको पता है कि सेक्शन 190 सीआरपीसी में क्या है, कि मजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस लेगा। सेक्शन 190 में एक ये है कि ऑन पुलिस रिपोर्ट, एक ऑन सोमोटो, और एक ऑन अ कंप्लेंट केस। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कब कब कॉग्निजेंस लेगा। तो सेक्शन 199 सीआरपीसी में ये प्रोविजन है, ये प्रावधान है कि 499 चैप्टर 21 आपका है सीआरपीसी आईपीसी का, इसमें जो अपराध है, डिफेमेशन का जो अपराध है आईपीसी में, उसके संदर्भ में अगर किसी को कॉग्निजेंस लेना है किसी मजिस्ट्रेट को, तो वह तब तक नहीं लेगा जब तक एग्रीव्ड पार्टी ने कंप्लेंट ना किया हो। तो ये आपको याद रखना होगा कि सेक्शन 199 सीआरपीसी में है with respect to taking of cognizance with respect to the offense of defamation in IPC,
तो ये सेक्शंस आपको याद रहने चाहिए। अब जो खास बात आपको समझनी पड़ेगी एज एन ऑफेंस डिफेमेशन में, तो सेक्शन 499 में वो ऑफेंस है। तो पहला क्या है, whoever intends spoken words, तो पहली चीज स्पोकन वर्ड्स पर। दूसरा विच इज रेड, जो पढ़ा जाए, पढ़ने के लिए है। स्पोकन वर्ड्स के लिए भी हो सकता है, जो आपने बोला उसको लोग सुन भी रहे हैं, या आपने ऐसी कोई चीज करी जो कि पढ़ने के लिए है, रेड। या आप कोई साइंस, SIGN साइंस, कोई आप संकेत कर रहे हैं, कोई चिन्ह बना रहे हैं। और चौथा विजिबल रिप्रेजेंटेशंस, कोई व्यक्ति ऐसे वर्ड्स बोलता है या ऐसा करता है जो पढ़ने के लिए है वर्ड्स, या साइंस को चिन्ह बता करता है, या विजिबल दिखाई देने वाले रिप्रेजेंटेशंस करता है, जिसका के उद्देश्य, इंटेंशन, इस पूरे कृत्य, ये एक्ट है आपका, इस एक्ट का इंटेंशन क्या है, इन चार आपको ध्यान रखना है। इन चार इंटेंशन की है आपका, क्योंकि बार बार जो है राहुल गांधी इसी का डिफेंस ले रहे हैं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का। तो ये चारों, अब वो तो एविडेंस पर आएगा कि इंटेंशन था कि नहीं, लेकिन जो बता रहा हूं लॉ आपको, ये चारों एक्शन, ये एक्ट है बेसिकली। एक्टर्स रिया, जो क्रिमिनल लॉ में बोलते हैं ना, एक्टर्स रिया। हर क्राइम में दो बातें होती हैं, एक्टर्स रिया एंड मेंस रिया। तो जो डिफेमेशन का ऑफेंस है उसमें ये चार चीजें एक्टर्स में आती हैं: स्पोकन वर्ड्स, टू बी रेड वर्ड्स, विजिबल रिप्रेजेंटेशंस और साइंस, जिसमें कि इनका इंटेंशन है टू हार्म। पहली चीज, ये वह व्यक्ति कर रहा है इस आशय के साथ कि हार्म किया जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जाए, टू हार्म। या फिर ही नोज, वह व्यक्ति जानता है कि मेरे इस कृत्य से उसको नुकसान पहुंचेगा। ही नोज, पहली चीज, ही इंटेंड्स टू हार्म, और बाय हिज एक्ट्स ही नोज कि उसको हार्म, उसके रेपुटेशन को हार्म पहुंचेगा। और तीसरा क्या है, रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव मतलब आप कह सकते हैं कि तीन चीजें हैं जो आपके स्पोकन वर्ड्स हैं, जो आपके रेड, साइंस और आपका विजिबल रिप्रेजेंटेशंस, इनका इंटेंशन क्या है, टू हार्म, नो टू हार्म। तीसरा, रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव कि जो ये एक्ट है, ये जिस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है उसके रेपुटेशन को
नुकसान पहुंचाएगा। तो दैट इज डिफेमेशन। ये डिफेमेशन के आपके एलिमेंट्स हैं। बाय स्पोकन वर्ड्स और वर्ड्स विच आर टू बी रेड, साइंस करता है, जेस्चर्स करता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस करता है, ये एक्ट है उसका, इस इंटेंशन के साथ कि उसके रेपुटेशन को हार्म करेगा, या फिर ही नोज कि उसका ये कृत्य उसका रेपुटेशन को हार्म करेगा, और तीसरा ही हैज रीजन टू बिलीव, उसके पास कारण है इस बात को मानने के लिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो उसको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये एक्ट जो आपका है, दिस बिकम्स डिफेमेशन। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो वह डिफेमेशन माना जाएगा। क्लियर बात है? तो इसी में दोषी पाया गया, जो कथन पाया गया है, जो राहुल गांधी ने कहा इलेक्शन रैली में कि व्हाई ऑल थीव्स आर विद सर नेम मोदी, तो इस कथन को पाया गया, ये एक ऐसा कथन उन्होंने बोला, उसमें इंटेंशन था विद हार्म टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ द मोदी कम्युनिटी। इसलिए परनेश मोदी जो एमएलए थे, उन्होंने जो मुकदमा दाखिल किया, उसको न्यायालय ने पाया कि ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट था और उनको दोषी 499 में पाया गया, और सेक्शन 500 में सजा है उसकी, जो कि मैक्सिमम 2 इयर्स की। अब इसमें एक खास बात और है डिफेमेशन के उसमें, जो कि एक्सप्लेनेशंस में है। सेक्शन 499 बहुत बड़ा सेक्शन है, इसके बाद 4 एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन किया गया है। 499 के बॉडी में लिखा हुआ है व्हेन अ पर्सन डज दिस विद द इंटेंशन टू हार्म अनदर पर्सन। तो अनदर पर्सन का मतलब क्या है, वो एक्सप्लेनेशन 3 में लिखा हुआ है। अनदर पर्सन का मतलब केवल इंडिविजुअल से नहीं है, अनदर पर्सन से मतलब वहां पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और पर्सन से भी है। दूसरा किसी कंपनी से भी है, ये भी डेफिनेशन आ जाएगा पर्सन की। अ कलेक्शन ऑफ पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कंपनी, कलेक्शन ऑफ पर्संस। तो जो उन्होंने मोदी टर्म यूज किया है वो कलेक्शन ऑफ पर्संस मोदी कम्युनिटी के संदर्भ में माना गया है वो। तो जो आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, तो आप लोग पढ़ दे रहा हूं, सॉरी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है आपका। इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इम्पुटेशन concerning a company or an association और कलेक्शन ऑफ पर्संस, जो आपका मेन बॉडी में लिखा हुआ है, रेपुटेशन टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन, टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन। तो सच पर्सन का मतलब केवल इंडिविजुअल पर्सन से नहीं है, इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ पर्संस। तो यहां पर कलेक्शन ऑफ पर्संस में मोदी कम्युनिटी के लिए दोषी पाया गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है, वर्ड्स कहता है विद इंटेंशन, इंटेंशन इज द की, विद द इंटेंशन टू हार्म, और ही नोज दैट बाय हिज वर्ड्स ही इज गोइंग टू हार्म, और he has reason to believe that he is going to harm by these words to a person, collection of persons, company और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सारा उसमें आ जाता है आपका। इसके बाद अगर मान लीजिए सारे एलिमेंट्स हैं किसी एक्ट में, सारे एलिमेंट्स हैं, इंटेंशन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद 10 एक्सेप्शन दिए हुए हैं
कि अगर ये कथन, ये स्टेटमेंट उन अपवाद जो एक्सेप्शंस की कैटेगरी है, उस कैटेगरी में अगर आ जाता है, उस कैटेगरी में अगर आ जाता है, तो वह स्टेटमेंट अगर ये सारे एलिमेंट्स पूरा भी करता है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, सारे तत्वों को पूरा भी करता है कोई कथन, लेकिन जो 10 अपवाद दिए हुए हैं, उस किसी अपवाद में अगर आ जाएगा, तब वह डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। मीन्स दिस टाइप ऑफ एक्ट और दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज डिफेमेटरी अनलेस इट कम्स विद इन द एक्सेप्शंस गिवन इन द सेक्शन। तो एक मेन बॉडी है, उसके बाद 4 एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद उसके 10 एक्सेप्शन है। तो इन अपवाद में अगर आ जाएगा वह कथन, तो डिफेमेटरी होने के बावजूद भी वह ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और ज्यादातर वो जो 10 एक्सेप्शन हैं, हम लोग बात डिस्कस करेंगे जब मेन पढ़ेंगे आईपीसी में, उस चीज को लेकर है जिसमें कोई चीज पब्लिक गुड के लिए किया जा रहा है, सार्वजनिक हित के लिए किया जा रहा है, पब्लिक फेथ के लिए किया जा रहा है, वो सारे स्टेटमेंट्स कैटेगरी का बताया हुआ है। तो ये आपका डिफेमेशन का ऑफेंस है सेक्शन 499, उसमें सजा आपकी 500 में 2 साल की है। अगर 2 साल की सजा मैक्सिमम दे रखा है, तो जो सजा आपकी दी है, वी आर नॉट गोइंग टू द मेरिट्स ऑफ द केस, क्योंकि उसमें जो इशू आपका है कि ऑल thieves are having the surname Modi, it does not mean कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट दाखिल किया है उसको वह आपका स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहा है। वो शो करना पड़ेगा कि आइदर वह स्टेटमेंट पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा है या उस पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। ये क्वेश्चन ऑफ मेरिट है जो कि एविडेंस पर लीड करेगा, जो कि कोर्ट्स, लॉयर्स, डिफेंस, प्रोसिक्यूशन ये मिलकर तय करेंगे, जो कि लोअर कोर्ट में तय हुआ है, अब जो भी अब हायर कोर्ट जैसा होगा। तो दिस इज द इशू ऑफ मेरिट। तो ये हम लोग का डिफेमेशन का सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग, जिसमें कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये एलिमेंट से मैंने आपको डिस्कस किया। दिस इज वन पार्ट जो आपका आज डिस्कशन का था। सेकेंड पार्ट इसका इक्वली इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एमएलए या एमपी को कन्विक्शन हो जाता है, किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसके एमएलए एमपी रहने पर उसका क्या असर पड़ेगा। जैसे अगर स्टूडेंट हैं, आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो ऐसे ही कन्विक्शन को लेकर एमएलए एमपी की जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, उस पर भी असर पड़ता है। वो सेकेंड पार्ट आपका है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सेकेंड पार्ट को। वो इक्वली इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इन्वॉल्व है। आर्टिकल 84, आर्टिकल 102, आर्टिकल 103, 10th शेड्यूल, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आपका है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 51 वो इन्वॉल्व आपका है। तो सब ये जीएस, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी सबको लेकर है। अभी हम लोग जो सेकंड क्लास करने जा रहे हैं वो आपको पूरा डिस्कस करूंगा, फिर जुडिशियल रिव्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। अभी जो है आपका एक चीज आपको ध्यान रखना यह है कि डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसका आधार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, और लॉ ये है कि जैसे ही कन्विक्शन होगा वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अंटिल दैट इज स्टेड बाय द हायर कोर्ट, जैसा कि लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन यहां पर जो लोअर कोर्ट है उसने कन्विक्ट कर दिया, सजा भी 2 साल की सुना दी, लेकिन 30 दिन के लिए उस सेंटेंस को, उस सजा को स्टे किया है, कन्विक्शन को नहीं, दोष सिद्धि को नहीं। तो यहां थोड़ा सा डाउट क्लियर करना पड़ेगा। कन्विक्शन हैज नॉट बीन स्टेड बाय द कोर्ट, इट इज द सेंटेंस दैट हैज बीन स्टेड। तो जब तक कन्विक्शन स्टेड नहीं होगा तब तक डिस्क्वालिफिकेशन से कोई व्यक्ति नहीं बच पाएगा। तो ये पहले पर डिस्कस करते हुए फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 84, 102, 103, 10th शेड्यूल, लिली थॉमस केस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। क्योंकि जो आपका ये मीटिंग का पीरियड है दैट इज 40 मिनट्स, जो खत्म होने वाला आपका है विद इन 2-3 डेज। हम लोग बकायदा 2 घंटे का आपका कंटिन्यूस क्लास ये हो जाएगा। अभी हम लोग फिर आपको मैं दूसरा लिंक भेजूंगा अभी जस्ट 5 मिनट के बाद, फिर हम लोग की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी।
थैंक यू।